नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग विराम चिन्ह को पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि विराम चिन्ह हम जब कोई निबंध या कहानी या फिर कोई मैटर किसी टॉपिक पे लिखते हैं तो हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। हमें आवश्यकता अनुसार जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़े, जहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता पड़े वहाँ पूर्ण विराम देते हैं, जहाँ अल्प विराम की आवश्यकता पड़े वहाँ अल्प विराम देते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोग विराम चिन्ह को पढ़ रहे हैं। अब आज की कक्षा में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस का हिंदी रूपांतर होता है काल। काल को हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं। काल को हम समय के नाम से भी जानते हैं। समय या काल या टेंस ये सब एक ही हैं, बस देखने में अलग अलग हैं। तो हिंदी व्याकरण में काल की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मतलब काल को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड पे आपके कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, आप देखेंगे कि पहला उदाहरण लिखा गया है कि T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी। T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी। फिर अगला वाक्य हम देखेंगे कि मोहित पढ़ रहा है। फिर उसके बाद का वाक्य हम देखेंगे कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। जब आप इन तीनों उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें समय डिफरेंस है। इसमें तीनों वाक्य में समय अलग अलग है। यहाँ पहले वाक्य में कह रहा है कि T20 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी, मतलब कि वर्तमान समय में कप्तान कोई और है। ये वाक्य कह रहा है कि T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी। और इसमें कह रहा है कि मोहित पढ़ रहा है, और इसमें कह रहा है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। तो जो पहला है कि T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी, अर्थात उसका समय कुछ और है, वह कप्तानी पहले कर चुके हैं। अब वर्तमान समय की बात, वर्तमान समय में कोई और कप्तान है। अगले वाक्य में कह रहा है कि मोहित पढ़ रहा है। यह तत्कालीन समय का उदाहरण है कि मोहित पढ़ रहा है। अगला वाक्य दिया है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, ये भविष्य की बात कर रहा है कि आने वाले समय में हमारा भारत, हमारा राष्ट्र एक शक्तिशाली देश बनेगा। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम परिभाषा को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब उदाहरण समझ में आ गया तो परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे हम काल कहते हैं। तीन वाक्यों में देखेंगे आप कि इसमें समय का पता चल रहा है। इसमें T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी, अर्थात ये पूर्व समय की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, ये बीत चुका है। और इसमें देखेंगे तो मोहित पढ़ रहा है, ये तत्कालीन समय की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है। और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, यह भविष्य की बात कर रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में इसका समय डिफरेंस है। वही परिभाषा कर रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे हम काल कहते हैं। अब काल को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है वर्तमान काल। फिर इसके बाद का आता है भूतकाल। फिर इसके बाद का आता है भविष्यकाल। काल को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वर्तमान काल, फिर दूसरा है भूतकाल, फिर तीसरा है भविष्यकाल। ये जो तीनों उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, यह तीनों उदाहरण
T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी। यह भूतकाल का वाक्य कि जो बीत चुका है और मोहित पढ़ रहा है, यह वर्तमान की बात कर रहा है, यानी जो तत्काल घटित हो रहा है, जो तत्कालीन समय में चल रहा है, यह वर्तमान की बात है। और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, ये भविष्य की बात है कि आने वाले समय में भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। इसको काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब एक एक करके हम तीनों काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किसका क्या प्रयोग है। जो काल का 3 रूप है, उसमें पहला आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, कह रहा है वर्तमान काल कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी तत्काल समय में हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उस काल के अंत में ता, ती, ते या रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान बता रहा है कि जो वर्तमान काल का वाक्य होता है, वाक्य के अंत में, काल के अंत में ता, ती, ते या रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि लिखा है शिक्षिका बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ती शब्द आया है। कह रहा है शिक्षिका बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, अर्थात यह वर्तमान काल का वाक्य है। जहाँ पे ता, ती, ते या फिर रहा, रही, रहे ऐसे शब्द आएँ तो आप समझ जाएंगे कि यह वर्तमान समय का वाक्य है। जैसे हम एक और उदाहरण देखेंगे कि राधा खाना पका रही है। इसमें भी जब आप देखेंगे कि राधा खाना पका रही है, तो इसमें रही है शब्द आ रहा है, तो इसे हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य वर्तमान काल का है। जिस वाक्य के काल के अंत में ता, ती, ते या रहा, रही, रहे ऐसे शब्द आएँ, उसे हम समझ जाएंगे कि वह वर्तमान काल का वाक्य है। अब इस वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, फिर दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें आप देखेंगे कि वर्तमान काल के भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब जो पहला हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, फिर दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उस क्रिया का होना या करना पाया जाए, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में, कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में होना पाया जाए या फिर होने का बोध हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम देखेंगे, गीता पढ़ती है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है कि गीता पढ़ती है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध पाया जाता है, उसे हम
क्या कहते हैं, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण है गीता पढ़ती है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें आप देख सकेंगे कि क्रिया का जो बोध है वो वर्तमान समय में ही हो रहा है कि गीता पढ़ती है, अर्थात कि गीता पढ़ती है ये तत्कालीन समय का उदाहरण है, तत्कालीन हो रहा है, गीता पढ़ती है। अब अगला आता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मंदिर में आरती हो रही है, मंदिर में आरती हो रही है, यह इसका उदाहरण है कि मंदिर में आरती हो रही है। यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा यही है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मंदिर में आरती हो रही है, अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है, हो नहीं, पूरा नहीं हुआ है, यह कार्य अभी हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब अगला आता है यहाँ पे होगा अपूर्ण वर्तमान काल। जिस क्रिया के द्वारा यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अब अगला हम देखेंगे तीसरा, यह है संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदिग्ध पैदा हो या फिर बोध हो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदिग्ध हो या फिर उसमें संदिग्धता उत्पन्न हो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे राम सो रहा होगा, राम सो रहा होगा, यहाँ पे क्रिया का जो वर्तमान समय रूप है इसमें संदिग्धता हो रही है कि राम अभी सो रहा होगा, अर्थात मुझे यह पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि राम सो ही रहा होगा, हो सकता है वह जगा हो। उदाहरण में ऐसा दिया है कि राम सो रहा होगा, यहाँ पे संदिग्धता उत्पन्न है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि राम सो रहा होगा। फिर इसको एक बार हम और देख लेंगे कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। जो वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध होता है वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे गीता पढ़ती है, इसमें तात्कालिक समय का बोध हो रहा है। फिर अगला अपूर्ण वर्तमान काल, तो वर्तमान समय में जिस कार्य का होना पाया जाए वहाँ पे क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें मंदिर में आरती हो रही है, अर्थात यह अभी कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान समय में क्रिया में जो संदिग्ध उत्पन्न होता है वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे राम सो रहा होगा, यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि राम सो रहा होगा। ये तो रहा वर्तमान काल। अब हम अगला देखेंगे भूतकाल। देखेंगे भूतकाल। अभी आप लोगों ने देखा वर्तमान काल, अब इसका जो अगला आता है काल का जो अगला रूप है वह है भूतकाल। अब इसको हम समझेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है। कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इस क्रिया का अंत था, थी, थे आदि से होता है, अर्थात इसमें जो वाक्य होता है उसका अंत था, थी, थे से होता है। अब जैसे के माध्यम से हम समझेंगे, उदाहरण इसमें है कि हम शिमला घूमने गए थे, तो आप यहाँ देखेंगे थे आया है और इसमें दिया है था, थी, थे, अर्थात जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आए तो वह वाक्य भूतकाल का वाक्य हो जाता है, अर्थात उसमें जो समय होता है
वह भूतकाल का होता है। परिभाषा में है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे उदाहरण में, हम शिमला घूमने गए थे, तो इसमें जो कार्य घूमने का कार्य हुआ है वह बीते समय में हो चुका है, अर्थात वह पहले ही हो चुका है। इसमें हम देखेंगे जो अगला उदाहरण है कि मैं कल दिल्ली गया था, इसमें भी क्रिया पहले हो चुकी है। तो परिभाषा के अनुसार यह उदाहरण है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है। इसमें आप देखेंगे कि इन जो उदाहरण है इसमें जो क्रिया हो रही है वो बीते समय की है, अर्थात वह बीत चुकी है। हम शिमला घूमने गए थे, अर्थात वो पहले की बात है कि हम शिमला घूमने गए थे। और ये भी बीतने, मैं कल दिल्ली गया था, ये भी बीते काल की बात कर रहा है, बीते समय की बात कर रहा है कि मैं कल दिल्ली गया था। अब भूतकाल के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। भूतकाल में भूतकाल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, फिर अगला होता है आसन्न भूतकाल जो इसका दूसरा रूप है, फिर तीसरा रूप है पूर्ण भूतकाल, फिर चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और फिर छठा है हेतुमद भूतकाल। यह 5 प्रकार के होते हैं। यह जो भूतकाल है यह 5 प्रकार का होता है। अब हम एक एक करके इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में हो चुका है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में हो चुका है, वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। जैसे हम देखेंगे, मनीष ने प्रदर्शनी देखी। यह कार्य बीते समय का है कि मनीष ने प्रदर्शनी देखी। वही कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। अब फिर हम अगला देखेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से काम अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, बच्चा अभी सोया है। इसका उदाहरण है बच्चा अभी सोया है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। वही कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, उसमें आसन्न भूतकाल होता है। इसमें देखेंगे बच्चा अभी सोया है, अर्थात यह कार्य अभी समाप्त हुआ है कि बच्चा अभी सोया है। अब फिर अगला आता है पूर्ण भूतकाल। हम इसको देखेंगे कि पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका होता है, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका होता है, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि हम मंदिर गए थे। हम मंदिर गए थे। इसमें आप देखेंगे कि क्रिया में जो कार्य हो रहा है वो बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुका है। कह रहा है कि हम मंदिर गए थे, अर्थात इसमें जो कार्य हुआ है ये बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब फिर अगला आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हम देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से काम अभी समाप्त न होने का बोध हो।
क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी समाप्त न होने का बोध हो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे प्रांजल पढ़ रहा था, प्रांजल पढ़ रहा था। इसमें क्रिया जो कार्य है वह अभी समाप्त न होने का बोध हो रहा है। कह रहा है कि प्रांजल पढ़ रहा है अर्थात वह अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वह कार्य अभी हो रहा है। यह हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। जहाँ पे कार्य समाप्त न होने का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। अब फिर अगला आता है संदिग्ध भूतकाल। हम देखेंगे संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता है परंतु संदिग्ध उत्पन्न होता है, वहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मनीषा सोई होगी, जैसे में है उदाहरण रूप में मनीषा सोई होगी। इसमें कार्य समाप्त होने का जो संदेह है वह उत्पन्न हो रहा है कि मनीषा सोई होगी, अर्थात यह ज्ञात नहीं है कि वह सोई है या जगी है। संदेह में व्यक्ति कह रहा है, संदिग्ध रूप में कह रहा है कि मनीषा सोई होगी। अब जो लास्ट आता है इसका भूतकाल का जो आखिरी भेद आता है, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसको हम देखेंगे कि जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है तो उसे हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यह वर्षा पर निर्भर है, जो इसकी पहली क्रिया उस पर निर्भर है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात यदि वर्षा नहीं होती तो फसल खराब हो जाती, फसल अच्छी नहीं होती। वही कह रहा है कि जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यह परीक्षाओं में पूछता है कि भूतकाल के कितने रूप हैं और इस वाक्य में कौन सा काल है। तो आप इसे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। अब हम काल का जो अगला भेद है उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे काल का जो आखिरी भेद है भविष्यत काल। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्रिया के अंत में गा गी गे आदि होते हैं। इसमें क्रिया के अंत में गा गी गे लगे होते हैं। उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं कि हम सब मैच जीतेंगे, यहाँ पे गे शब्द का प्रयोग हो रहा है। या फिर हम सभी शिमला जाएंगे। इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि गे का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पे गा गी गे ऐसे प्रयोग हो वहाँ पे भविष्यत काल का वाक्य होता है। यह भविष्यत काल का वाक्य है कि यह कार्य होने वाला है, अभी कार्य हुआ नहीं है। यहाँ पे हम सब मैच जीतेंगे, अभी यहाँ पे कार्य होने वाला है, कार्य हुआ नहीं है। जहाँ पे ऐसी स्थिति हो वहाँ पे भविष्यत काल होता है।
या फिर ऐसे परीक्षाओं में वाक्य दे देता है और पूछता है कि यह किस काल का वाक्य है, तो आप याद रखेंगे कि जब रहा है, रही है, रहे हैं या फिर ताती ते ऐसे शब्द आते हैं तो वह वर्तमान काल का वाक्य होता है, और जब था थी थे ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के अंत में तो वह भूतकाल का वाक्य होता है। और ये जो आप देख रहे हैं गा गी गे, जब ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के अंत में तो यह वर्तमान काल का वाक्य होता है। इसकी पहचान यही है, आप इसे याद रखेंगे जिससे परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आसानी पूर्वक हल हो जाएं। अब हम देखेंगे कि भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, पहला होता है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल। अब इसको हम समझेंगे कि हम सामान्य भविष्यत काल किसको कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो या कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे सामान्य भविष्यत काल होता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है या फिर कार्य होने का बोध हो वहाँ पे सामान्य भविष्यत काल होता है। जैसे अब हम घर चलेंगे, अब हम घर चलेंगे। इस वाक्य को आप देखेंगे, इसमें आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो रहा है कि अब हम घर चलेंगे, अर्थात कि अब जो आने वाला समय है उसमें इस कार्य के होने का बोध हो रहा है कि अब हम घर चलेंगे। अब फिर जो इसका अगला रूप है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब होता है जहाँ संभावना हो। संभावना, संभाव्य को हम संभावना भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य होने की संभावना का जहाँ बोध होता है वहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वर्षा होगी, या फिर शायद वह घूमने जा सकेगा, या फिर शायद ही हम परीक्षा में बैठ पाएंगे। इन सब वाक्यों में जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल। तो दोस्तों ये तो रहा काल और उसके भेद, जो काल के भेद हैं और उसके जितने भेद हैं आप लोगों ने एक एक को बारी बारी से देखा। आशा है कि काल से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप लोगों को सूचित कर दिया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहां से हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।